नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में छठे चरण के लिए वोटिंग चल रही है और सातवें चरण के लिए प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से हो रहा है। पूर्वांचल में मोदी और योगी की तो परीक्षा होनी ही है, लेकिन पिछड़ी जाति के दिग्गज नेताओं का असल इम्तिहान इसी पूर्वांचल में होगा। इसमें ओम प्रकाश राजभर के कंधों पर साइकिल का बेड़ा पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के कंधों पर बीजेपी का भी भार है। अब पूर्वांचल से यह तय होगा कि यूपी में पिछड़ों का पुरोधा कौन है, क्योंकि अखिलेश की भी कोशिश है कि पूर्वांचल को साधा जाए। 2022 के अगर हम सियासी समीकरण को देखें तो पूर्वांचल सभी दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए यहां पर अलग तरह का जो जातिगत आप देख रहे हैं कि जिस तरह के गठबंधन हुए हैं उसमें उन दलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो सहयोगी के तौर पर तो इन पार्टियों के साथ में हैं, लेकिन अपने उस वर्ग विशेष में इनकी कितनी मान्यता है और कितना इन्होंने अपनी पैठ को और मजबूत किया है या उनके बीच में इनकी बातों को किस तरह से उनका समाज लेता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में तय होगा। ओम प्रकाश राजभर को अगर आप देखें सुभाषपा के तौर पर या फिर अनुप्रिया पटेल को आप देखें अपना दल, और या फिर उनकी माता को देखें अपना दल कृष्णा पटेल जो कि उन्होंने बना रखा है, और इसी तरह से संजय निषाद की जो पार्टी है, ये तमाम ऐसे दल हैं जिनके साथ अब पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव प्रचार में हैं और इस बार के 22 के चुनाव में इन गठबंधन साथियों के साथ वो अपने चुनाव को लड़ रही हैं। लेकिन अब इन दलों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर की आप बात करें तो समाजवादी पार्टी को भी पूर्वांचल के अंदर एक बेहतर स्थिति में लाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर के कंधों पर है। कितना राजभर समाज का वोट वो दिलवा पाते हैं और कितना उनकी बात को जनता समझ रही है और सुन रही है और किस तरह से क्या वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आप देखेंगे तो फिर डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल पर भी है, क्योंकि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में हैं। तो पटेल समाज के अंदर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है अनुप्रिया पटेल की, ये भी देखना होगा। और निषाद समाज जिस पर डॉक्टर संजय निषाद ये कह रहे हैं कि उनके कहने पर जो पूरा निषाद समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, ये भी तय इसी पूर्वांचल के रण में होगा। तो कुल मिलाकर के आज छठे चरण के लिए वोटिंग अभी चल रही है और छठे चरण के बाद सातवां चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वहां पर भी यही जो जातिगत फैक्टर हैं, जो दलीय समीकरण हैं, उसमें ये जो पार्टियां हैं जो कि अपने अपने वर्ग विशेष के लिए कह रही हैं कि वो पार्टियों के साथ गठबंधन में हैं, इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उनका भी एक तरीके का लिटमस टेस्ट होना है। तो कुल मिलाकर के अब छठा चरण और उसके बाद सातवां चरण और अब चुनाव के जो मतदान की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में पार्टियों के जो दावे हैं, जिन पार्टियों के साथ, जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ इस बार ये पॉलिटिकल पार्टियां एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, उनमें इन पार्टियों को कितनी सफलता मिलती है और पूर्वांचल इस बार कौन साध पाता है। क्या 2017 वाला ट्रैक भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी को करते हुए पूर्वांचल में भी अपने प्रदर्शन को बेहतर करेगी? ये बहुत अहम है और इस बार का 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है ये बहुत कुछ तय करने वाला है। खासतौर से ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर ये वो पार्टियां जो कि पूर्वांचल के अंदर अपना दबदबा रखती हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि इन दलों ने जो जिम्मेदारी जब या जिस भूमिका में उनको लाया है उसमें वो कितना खरा उतरते हैं, ये भी देखना उतना ही अहम रहेगा। तो कुल मिलाकर के पार्टियों के भले ही अपने कुछ दावे हों या फिर पार्टी नेता अपने समाज को लेकर के जो बातें कह रहे हैं उसके साथ जनता कितना जुड़ रही है और इस बार क्या पूर्वांचल के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये इस बार का 22 का विधानसभा का चुनाव तय करेगा। तो बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे आप देख रहे हैं मुद्दे हैं, विपक्ष हमलावर है, मौजूदा सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब दे रहा है, वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, बड़े चेहरों की मौजूदगी, लगातार चुनावी रैलियां, तमाम बड़े चेहरे आपको इस समय पूर्वांचल में ही नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब जनता ने अपना क्या मन बनाया है ये अब धीरे धीरे जनता ईवीएम में कैद कर रही है, क्योंकि अब 3 घंटे माफ कीजिएगा 2 घंटे अभी आपने देखा है कि जो लगभग जो समय है वोटिंग के लिए, और उसके बाद ये जो छठा चरण है वो भी समाप्त होगा और उसके बाद सातवें चरण के लिए भी जो एक्सरसाइज अभी चल रही है उसका चुनाव प्रचार का भी शोर थम जाएगा। और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि जो पार्टियां अपने दावे कर रही थी उसमें जनता ने दरअसल इनको किस तरह से लिया है। तो कुल मिलाकर के अभी सातवें चरण में चुनाव प्रचार में अभी जो ताकत है वो इन पार्टियों के द्वारा पूरी लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री हों, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हों या फिर मुख्य विपक्षी के तौर पर आप देखें अखिलेश यादव की रैलियां हों, आज
जो संयुक्त रैली हुई गठबंधन की, जिसमें समाजवादी पार्टी टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी को आपने देखा, जयंत चौधरी मौजूद थे, ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। तो ये जो तमाम एक्सरसाइज इस समय पूर्वांचल में चल रही हैं, ये कितना इस बार ये जो चुनाव है उसको प्रभावित करेंगी और जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं, क्या उसी आधार पर इस बार ये जो जनता है वो वोट कर रही है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चंद्रेश कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। चंद्रेश कुमार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद विद्रोही जी, आपका भी स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपका स्वागत। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सचिन यादव जी, आपका भी स्वागत। और जैनेंद्र अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं इस चर्चा की। पूर्वांचल में इस बार आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई धीरे धीरे बहुत दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। सभी दावे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है पुराना रिकॉर्ड वो अपना दोहराने वाली है, आप कह रहे हैं कि सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन दरअसल इस समय जो मौजूदा स्थिति है उसका आकलन आप कैसे करते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा सचिन जी, पूर्वांचल को लेकर। देखिए, ऐसा है आयुष जी, समाजवादी पार्टी की इस समय पूरे प्रदेश में और हमारे गठबंधन के साथियों की, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें आप देखिए लगातार लोगों का बहुत बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त हो रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसका लगातार चाहे वो कर्मचारी हो, कोई भी वर्ग रहा हो, लगातार समर्थन दे रहा है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी मंत्री बनने जा रहे हैं। और रही बात पूर्वांचल की, तो आप देखिए पूर्वांचल में जनता का उत्साह बता देता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। आज आपने रैली देखी, आपके चैनल पर हम लोगों ने रैली देखी, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों का रुझान जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ और गठबंधन की तरफ लोगों का रुझान है और जनता बदलाव चाहती है और जनता ने मन बना लिया है। और लगभग अभी तक हम लोग पूर्ण बहुमत से ऊपर तो लगभग पहुंच चुके हैं और जिसका साफ साफ दिखाई दे रहा है पूर्वांचल के लोग बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आशीर्वाद दे रहे हैं। दीपक बघेल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। दीपक जी, आपसे भी मैं यही रिएक्शन चाहूंगा, पूर्वांचल इस बार कैसे नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार तो सफाया हो रहा है आपका। देखिए आयुष जी, समाजवादी पार्टी का खुद सपा से नाम सफा हो चुका है। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सेवा भाव के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश की 2017 से लेकर 2022 तक सेवा की। हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, हमने अपने विकास के नए आयाम छुए और वो विकास जनता तक पहुंचाया जो करीब कभी वहां नहीं पहुंच पाता था। और जो विपक्षी पार्टी के गुर्गे थे, वो जो जनता के लिए जाता था उसे बीच में गड़प कर जाते थे, वो सारी चीजें आज खत्म हो गई। देखिए, कभी ये उपहास उड़ाते थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, आज वहां पर एक भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। कभी ये उपहास उठाते अयोध्या में राम मंदिर का, आज वहां एक भव्य दिव्य राम मंदिर है। ये इन लोगों ने तो उपहास उड़ाया गोरखपुर खाद कारखाने का, तो आज वहां पर एक गोरखपुर के अंदर खाद कारखाना है। वहां के व्यक्ति को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर ये एम्स की व्यवस्था कर दी गई है। गाजीपुर का व्यक्ति आज 4 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच जाता है। तो ये विकास के आयाम है जो हमने पूर्वांचल के अंदर स्थापित किए। और हमारे तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचल की समस्याओं को भली भांति परिचित हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक साल के गाल में न जाने बच्चे कितने चले गए जापानी बुखार के कारण, और उसका समूल उन्मूलन करने का काम किया वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, क्योंकि वो पूर्वांचल को अच्छे से जानते हैं, वो समझते हैं, वहां की समस्याओं को समझते हैं। इसलिए जो हमने पूर्वांचल के लिए काम किया, पूर्वांचल की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन दिया, 5 बार सांसद बने रहे, तो उनके प्रभाव से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, उनके प्रभाव से जनता उन तक खुश है, उनको आशीर्वाद देती आई है। तो उस प्रकार से हमें बताया तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के गठन के लिए जो जादुई आंकड़े की आवश्यकता थी, वो तो बहुत पहले पूर्ण कर दिया। अब एक मजबूत सरकार के लिए जो आवश्यक मैंडेट है वो हासिल किया जा रहा है। और देखिएगा अभी आगामी 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आएंगे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 300 से 5 सीटों के साथ में फिर से सरकार बनाएगी। चलिए, ठीक है। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपसे मेरा सवाल यह है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका कम से कम पूर्वांचल के अंदर आप लोगों की दलों की तो है, क्योंकि पिछले बार 17 में जब आप बीजेपी के साथ थे, ओम प्रकाश राजभर कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हम जब साथ थे तब भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ आई।
एक बड़ी जिम्मेदारी अब समाजवादी पार्टी के सहयोगी के तौर पर भी आप लोगों के कंधों पर है। किस तरह से देख रहे हैं और पूर्वांचल में प्रदर्शन के लिहाज से इसको कैसे देखा जाए? जैनेन्द्र जी, आपका मैं चाहूंगा एक रिएक्शन। जी आयुष भाई, पूर्वांचल का जो गणित है वो ये कहता है कि अब तो केवल प्लस प्लस सीटें हो रही हैं हमारी, और छठे चरण के बाद 250 प्लस हो रही हैं, और 7वें चरण के बाद 300 प्लस में हम पहुंच जाएंगे। बहुमत तो हम चौथे चरण के बाद ही पहुंच गए थे। दूसरी चीज ये कि बीजेपी सत्ता से 14 साल से बाहर थी, जब हमारा साथ मिला तभी वो प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे सत्ता में वापस काबिज हुई है, और उसने काम वो नहीं किए जो वादे करके आई थी। आप अगर पूर्वांचल की बात करेंगे, सबसे ज्यादा पूर्वांचल में किसान व्यक्ति रहता है, और किसानों की समस्याएं आप किसी से इस देश में अब तो छुपी नहीं है। अब तो पूरे विश्व में किसानों की समस्याएं जो है वो भारत की फैल गई हैं जब से किसान आंदोलन हुआ है। यहाँ पर चाहे किसानों को मिलने वाली बिजली हो, वो हरियाणा के मुकाबले, जबकि दोनों भाजपा शासित राज्य है, हरियाणा के मुकाबले 5 गुना है। यहाँ पर गन्ना बीज या जो भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि किसानों की समस्या सबसे ज्यादा है, और दूसरी समस्या है यहाँ दलितों और पिछड़ों के प्रति होने वाले अपराध सबसे ज्यादा है पूरे देश में। आप उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा है ही, पूरे देश में सबसे ज्यादा, लेकिन पूर्वांचल ही वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा दलित या शोषित व्यक्ति रहता है, पिछड़े समाज का व्यक्ति रहता है सबसे ज्यादा। उसका जो राज करती है पुलिस, उसका जो मानवीय संवेदनाओं को तार तार करती है बार बार पुलिस, वो सबसे ज्यादा पूर्वांचल में ही पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पे बात जो अभी बताई कि गोरखपुर में खाद कारखाना खुल गया है, मैं जानना चाहूंगा कि भाई खाद कारखाना खुलने से क्या खेती पे इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि किसान तो अभी, हमने 1.5 महीने पहले मैं आयुष भाई के साथ ही चर्चा कर रहे थे कि किसान पूरे दिन बैठ के चला जाता था, उसे खाद नहीं मिल रही। हाँ, खाद एक्चुअली में मिलेगी तब, क्योंकि जो भी खाद कारखाने हैं, ऐसा नहीं है कि अपने कारखाने के आगे रेहड़ी बना के बैठ जाते हैं। उस पे जो होती है सरकार खरीदती है बाकायदा, और सरकार उसको वितरण करती है, और या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, उसके बाद उसका वितरण मार्केट में होता है आके। बड़ी कंपनियों को जहां लगता है कि जहां ज्यादा फायदा मिलेगा वितरण करने से, वहां पे वो वितरण करती है। क्योंकि होता यह है कि खाद के ऊपर 2 वर्गों में सब्सिडी दी जाती है, एक यूरिया, एक नॉन यूरिया। यूरिया के ऊपर 97,000 करोड़ के बनिस्पत 47,000 करोड़ की भारत सरकार ने पिछले साल सब्सिडी दी थी, यानी 50,000 करोड़ की सब्सिडी। चलिए हरकुंशी जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही। चंद्रेश जी, मैं आपके पास आता हूं। चंद्रेश जी, कांग्रेस पार्टी तो इस बार सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, आप लोग अपने ही दम पर इस बार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पूर्वांचल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन इन पार्टियों ने किया है, जो बड़ी पार्टियां हैं। कैसे देख रहे हैं और किस तरह से आकलन करेंगे आप कांग्रेस पार्टी का? माफिया कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ था आप कहिए? यहाँ पर भाजपा के अंदर जो सबसे ज्यादा माफिया हैं वो यहीं से आते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। और इसके अलावा जब अगला चरण होगा उसके ऊपर बात करते हैं कि बिजली क्यों महंगी हो रही है। पूर्वांचल में ही बिजली का उत्पादन होता है। आज तक मुझे योगी सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो बता दें कि पिछले 5 साल के अंदर 1 मेगावाट भी अगर बिजली का उत्पादन एक्स्ट्रा किया हो वो मुझे बता दें। क्योंकि आखिरी बार 2017 में जब सपा की सरकार थी, उस समय 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन नया प्रारंभ करके एक यूनिट लगाई गई थी। उसके बाद से कोई यूनिट लगी नहीं है। ठीक है, तो ये मुद्दे आपने गिनवा दिए और मैं ये देखूंगा कि भाई इन मुद्दों के आधार पर क्या जनता ने वाकई में वोट किया है या नहीं, क्योंकि अब तो 10 तारीख में समय बहुत कम है। चंद्रेश जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। आप लोग तो अपने ही दम पर हैं इस बार पूरी तरह से, कांग्रेस पार्टी अब सभी जगहों पर कैंडिडेट्स के साथ चुनावी मैदान में है। पूर्वांचल कैसे नजर आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि यहां पर ये पार्टियां भी हैं जो बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन में हैं और कह रही हैं कि इस बार एक एक दूसरे को कि हम भाई इनका सफाया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनका सफाया कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन चाहता हूं मैं इसके ऊपर। पूर्वी उत्तर प्रदेश को पिछले 30-32 सालों में सपा, बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकारों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस बार चुनाव मुद्दे पर हो रहा है और स्वाभाविक है कि जातिगत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस बार नहीं चला है।
इस बात पर वोट पड़ रहा है कि बढ़ती जीएसटी की मार ने गोरखपुर, मऊ के साड़ी उद्योग और भदोही, मिर्जापुर के कालीन उद्योग को कैसे बर्बाद कर दिया। इस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर जैसे जिले जो गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी हुआ करते थे, आज उन शुगर मिलों पर ताला लगा हुआ है। इस बात पर वोट पड़ने जा रहा है। इस बात पर भी वोट पड़ने जा रहा है कि हमारे यहाँ से नौजवान रोजगार के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और दक्षिण भारत के प्रांतों में प्लान करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री बनारस से आते हैं, मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं और इसके बीच में इन्होंने एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई। जिलों से जिलों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग आज जर्जर पड़े हुए हैं, चाहे वो बिहार से बलिया होते हुए गाजीपुर जाने वाला मुख्य मार्ग हो, बनारस से दोहरी घाट होते हुए गोरखपुर से दोहरी घाट होते हुए बनारस जाने वाला मुख्य मार्ग हो, गोरखपुर से देवरिया जाने वाला मुख्य मार्ग हो। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में यदि काम किया होता, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो आज सांप्रदायिकता के नाम पर इन वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत बड़ी समस्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की है बाढ़ की। हर साल बनारस, इलाहाबाद, बलिया, गोरखपुर में बाढ़ आता है और लाखों परिवार हर साल विस्थापित होते हैं। बाढ़ की समस्या का समाधान ये नहीं कर पाए। आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहा है, चिल्ला रहा है और हठधर्मी योगी सरकार उसके ऊपर लाठी बरसा रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को भी नहीं भूले हैं कि कोरोना काल में जब लोगों को दवाई, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब ये लाशों को गंगा में फेंक रहे थे और लाशें गंगा में तैर रही थी। कुत्ते नोचकर, गिद्ध नोचकर लाशों को खा रहे थे। ये मर्मज्ञ जो दृश्य है उसको लोगों ने देखा है और इस बार वोट की चोट होगी। और 10 तारीख को जब बैलेट खुलेगा, ईवीएम खुलेगा, आप पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका होगा। चलिए ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मुद्दे तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि खूब उठाए जा रहे हैं, विपक्ष तो बराबर जब भी डिबेट में हम लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, इसी तरह के मुद्दों का जिक्र होता है, लेकिन मुद्दे हावी हो रहे हैं या जातिगत फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है? पूर्वांचल का रण इस बार आपको कैसा नजर आ रहा है? आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं इसके ऊपर। आयुष भाई, अभी सारे प्रवक्ता मेरे ऊपर नाराज होने वाले हैं क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा सारे प्रवक्ताओं से। इनसे पूछिए, सारी पार्टी प्रवक्ताओं से, कि इनको अपना मैनिफेस्टो याद है जो अभी 15 दिन पहले निकाला गया था पार्टी की तरफ से? किसी को याद है मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ था? हाँ, मुझे याद है। बिल्कुल याद है। समाजवादी पार्टी को हर बात याद रहती है। चंद्रेश जी, अच्छा ठीक है, लेकिन मैनिफेस्टो पर तो कोई बात नहीं कर रहा। आपको याद है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, लेकिन मैनिफेस्टो पर कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा, अभी चंद्रेश जी कह रहे थे कि जनता इस बार जीएसटी की मार की वजह से वोट कर रही है, साड़ी और कालीन का व्यापार इफेक्ट हो गया। तो चंद्रेश जी ये बताइए कि क्या स्टेट का इलेक्शन जीत जाने से आप जीएसटी सही कर पाएंगे? देखिए, एक मिनट, दिलीप यदुवंशी जी, स्टेट हो या सेंटर, कोई भी देश के अंदर, सुनिए, जब भी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है वो डबल इंजन के नाम पर हो रहा है। तो एक इंजन की जो गलतियां हैं वो स्टेट में हावी रहेंगी। यदि केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार होती तो शायद नहीं होती। बार बार योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो एक इंजन जो फेल है और एक में इंजन ही नहीं है, केंद्र की इंजन फेल हो चुकी है, स्टेट में कोई इंजन ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने चंद्रेश जी, चलिए ठीक है, आप सुनिए। हाँ ठीक। और आप कह रहे हैं जीएसटी के नाम पर आप चुनाव, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, क्या बात कर रहे हैं आप? सुन तो लीजिए, हर चीज पे राजनीति सूट नहीं करती है। जहां लॉ पॉइंट है वहां पर आप राजनीति नहीं चला पाएंगे। जीएसटी सुधारना आपके हाथ में नहीं है, स्टेट को कोई पावर नहीं है। दूसरा, अभी आप कह रहे थे कि बाढ़ की समस्या है, राजमार्ग की समस्या है। मेरा कहना यह है कि इन मुद्दों पर आप लड़ नहीं रहे हैं। जो मुद्दे यहाँ बता के आप कह रहे हैं, इन मुद्दों पर लड़ाई नहीं हो रही है। और मैनिफेस्टो में ये सारे मुद्दे किसी के नहीं लिखे हुए हैं। मैनिफेस्टो में जो लिखे हैं उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है, जिनका जिक्र हो रहा है वो मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। तो ये बड़ा विरोधाभास है। कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसका एक ही ढांचा है। वो ढांचा अंत में आकर के सांप्रदायिकता पे, जातिवाद पे, क्षेत्रवाद पे, वंशवाद पे, परिवारवाद पे और
जो गठबंधनवाद है, एक नया वाद है, उस पर आकर के टिक जाता है। और वो गठबंधन जो होता है, वो गठबंधन इसी नजर से होता है कि किस पार्टी का किस क्षेत्र में या किस नेता का किस जाति पर कितना प्रभाव है और उसको मिला लिया जाए। जयंत चौधरी को सपा ने मिलाया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, किसानों पर उनका प्रभाव है। राजभर जी को सपा ने मिलाया क्योंकि एक व्यक्तिगत क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में राजभर का प्रभाव है। तो और मौर्य जी को तोड़ करके मिला लिया, उनका एक अपना अलग प्रभाव है। तो ये और इसी तरीके से भाजपा ने मिलाया। ये काम सारी पार्टियां, कम हो गई सारी पार्टियां वही समीकरण बना रही हैं मुद्दों पर। ना तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ना समाजवादी चुनाव लड़ रही है। और सत्यता यह है कि जनता को असली मुद्दों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कांग्रेस पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा ये बताइए, एकमात्र पार्टी। दूसरी चीज आपने कहा, दूसरी चीज मैं आपका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि आपने कहा कि जीएसटी ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। राज्य की बस की, नहीं, आपने ये कैसे कह दिया? राज्य सरकार ठीक नहीं करेगी तो कौन ठीक करेगी? चंद्रेश जी, आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा राज्य का विषय नहीं है, सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार के बस में नहीं है। तो एक मैं आपको बता दूं एक बड़ी बात कि केंद्र सरकार जीएसटी का बकाया तक राज्यों को नहीं दे पा रही है। ये दूसरा मुद्दा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुनिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता से लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो योगी के चेहरे पर मात्र नहीं लड़ रही है, वो मोदी और योगी दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मोदी का चेहरा बड़ा है, योगी का चेहरा छोटा है, इसलिए मोदी की नाकामयाबी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। चलिए ठीक है, सरकार नहीं ठीक है। आप ये कहिए कि आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ठीक लगेगा, जीएसटी कम करवाइए, बहुत अच्छी बात होगी। वो जो कंपनसेशन की बात चंद्रेश जी आप कर रहे हैं, वो कंपनसेशन एक्ट 5 साल के लिए किया गया था, वो भी खत्म हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वो 5 साल के लिए था खाली। उसे दोबारा से बढ़ाने की बात चल रही है। हाँ, ये अलग बात नहीं है, ये स्टेट का मुद्दे आप हर कोई एक सेंटेंस जनता से कोई मतलब नहीं है, अलग मुद्दा है, सब आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं भाई। नहीं दिलीप भाई, आप बात मानिए। लेकिन मैंने कहा ना कि जनता यहाँ मुद्दों पे बातें नहीं करती है। नहीं, जनता की बात तो मैंने डिबेट में सभी का सुना, लेकिन भाजपा के अलावा सभी ने मुद्दे की बात की है। से वोट कर रहे हैं और भाजपा के लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल है। दीपक भाई ने कोई मुद्दे की बात जो है साइलेंट तरीके से वोट कर रही है। भाजपा सारे मुद्दों की बात कर रही है, जाति की बात कर रही है, और वो सब मुद्दों की जाति की बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो मुद्दे के नाम पर बोले हैं, इन्होंने लगातार प्रदेश की जनता के मुद्दों से। ठीक है, दिलीप जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अभी सारे प्रवक्ता दिखे नाराज होने वाले, अब सारे प्रवक्ता नाराज हो गए। भाई दिलीप जी का सवाल था और उन्होंने ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कहा या समाजवादी को कहा या भारतीय जनता पार्टी को कहा, उन्होंने सब प्रवक्ताओं को कहा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब वरिष्ठ पत्रकार का मैं एक आकलन ले लेता हूं। ठीक है, देखिए दिलीप जी ने पहले ही आगाह कर दिया था। अब ठीक है चंद्र जी, अब नाराज मत होइए। ठीक है, अपनी बात पूरी करूंगा। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, जमीन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राम मंदिर के लिए चंदा दिया भारत की जनता ने, राम मंदिर जमीन घोटाला किया भाजपा ने, और ये श्रेय रहा है कि राम मंदिर इन्होंने बनाया, इनको शर्म नहीं आ रही है। भाजपा ने राम मंदिर। ठीक है, देखिए अब आप राम मंदिर ले आए। अब देखिए अभी मुद्दे की बात हो रही थी, अब राम मंदिर आ गया। अभी मुद्दे की बात हो रही थी, अब राम मंदिर आ गया। जो राम को अब आप राम को लाएंगे। अब देखिए आपने वो काम शुरू कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। अब आप ले आए, अब ये राम मंदिर पे डिबेट चलती रहेगी। चलिए एक सेकंड, चलिए ठीक है, हो गया। अरे चंद्रेश जी, आप तो 6-7वें चरण की बात कर लीजिए। ठीक है, एक सेकंड। अरे चंद्रेश जी, देखिए अब आप भगवान को लाए हैं, योगी भगवान को लाए हैं, भगवान से ऊपर हो गए हैं। ठीक है चंद्रेश जी, जनता बहुत समझदार है। अरे चंद्रेश जी, जनता बहुत समझदार है, किसी के कहने से बरगलाने में नहीं आने वाली। ठीक है, समय ना खराब करें चंद्रेश जी। ठीक है, हो गया। अब राम मंदिर को आप जिक्र मत करें, आप ले आए ना बीच में आप राम मंदिर को। अभी देखिए मुद्दे की बात हो रही थी, अब आप राम मंदिर पे पहुंच गए। चंद्रेश जी, अरे भाई 6ठा चरण खत्म हो गया, 7वीं की तैयारी हो जाइए। अरविंद जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दे या जिन मुद्दों का जिक्र बार बार होता है उस पर ये जो जाति की पॉलिटिक्स है या ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है, क्या आपको लग रहा हावी है, या ये मुद्दे जो यहां पर गिनाए जा रहे थे इसके आधार पर जनता वोट कर रही है? हर मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। दिलीप यशवर्धन भाई की में बढ़ाते हुए हर मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। और जो लोग चालाकियां कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये मुद्दा ना उठे, वो गलतफहमी। जातीय जकड़न में धार्मिक
में फंसी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जात को तोड़ के समाज को जोड़ने तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन यहां पर एक बात और है कि आप अगर बहुसंख्यक समाज का अपमान करेंगे अपने वचन से, करते वाणी से, शब्दों से, तो उसका प्रतिकार होगा। तीसरे चरण के बाद जब चौथे चरण में उत्तर प्रदेश का चुनाव पहुंचा, तो जिस तरह भगवा वस्त्रों पर टिप्पणी हुई है, जिस तरह चिलम पर प्रहार हुआ है, वो समाज पार्टी के गठबंधन को 5वें, 6ठे, 7वें चरण में नुकसान पहुंच सकता है। ये मेरा अनुमान है, मेरा आकलन है। मुद्दे पर जातियां सब लोग जोड़ रहे थे, भाजपा भी जोड़ी थी, अनुप्रिया पटेल जी को जोड़ा, उन्होंने निषाद जी को जोड़ा, सपा भी जोड़ रही थी, राष्ट्रीय लोकदल को जोड़ा, मिलेगा, किसान बहाना था, जाट निशाना था, अपना दल भी उन्होंने, महान दल भी जोड़ा, उसके बाद उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को भी जोड़ा और स्वामी दल बदल का रिकॉर्ड अपना एक नया बनाने के लिए वो पार्टी में भी आ गए। इनका भी, उनका कितना प्रभाव है वो अभी चुनाव में मारेगा सबको। लेकिन जो परिकल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही थी कि जात को, समाज को जोड़ो, वो मुलायम सिंह ने अपनी राजनीति में किया था। जातियों को जोड़ा था, तोड़ करके समाज जोड़ा था, कहीं जातीय विद्वेष नहीं था। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस चुनाव में हो रहा है कि जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा है। वो विद्वेष फैलाने का वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं फैला रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मंच पर नए नए समाजवादी पार्टी में शामिल लोगों ने फैलाया। और जिस दिन फैलाया सपा के मंच पर, अगड़ा बनाम पिछड़ा किया, उसी दिन उसकी प्रतिक्रिया अखिलेश जी से सभी नौजवानों ने बता दी थी। राजनीति शुचिता का खेल है, समाजवाद लोगों को जोड़ने का प्रतीक था। राजनीतिक व्यवस्था बस सत्ता के लिए जब कोई भी संगठन गठबंधन बनाता तो उसके सामने चुनौतियां रहती हैं। इस चुनौतियों से पार का करके जनता का विश्वास, जो जनता नाराज थी, निश्चित रूप से जनता नाराज थी, तभी तो संघ ने बैकअप किया, भाजपा ने अपना सर्वस्व झोंका। आप मैदान में जा रहे हैं तो आपने पूरी ताकत लगाई है ना जनता का विश्वास पाने के लिए, भाजपा वो कर रही है। और जब आप संवाद करेंगे, लोगों की संवेदना को समझेंगे, तो संयोजन कर ले जाएंगे तो आपको मत भी मिल जाएगा। यही हो रहा है। 5वें चरण के बाद सपा गठबंधन में नए नए शामिल ने जिस तरह का अनर्गल बयान दिया है, एक बयान और हुआ था पश्चिम में, किसान नाराज है, खदेड़ा होगा, मैंने आपत्ति किया था। लोकतंत्र में ये भाषा नहीं, बिल्कुल मैंने स्वीकार, सबने अवज्ञा। लोहिया ने कहा था नहीं, मारेंगे नहीं, हल्ला बोल का नारा दिया था। वो खदेड़ा हो रगेड़ा हो गया बनारस में, और क्या बोलते हैं देवरिया में, और फिर अब दयाशंकर पर भी। लोकतंत्र को हिंसा का रास्ता बताने वाले लोग कभी भी सामाजिक समरसता के सूचक नहीं हो सकते हैं। लोहिया का जो समता, संपन्नता, समानता का सिद्धांत था, उसमें आप पिछड़ों को अपमानित करके, अगड़ों को गाली दे करके कहीं आप समाज में समृद्धता नहीं कर सकते, भारतीय समाज को नहीं जोड़ सकते हैं। सचिन जी, जो ये कहा जा रहा है कि बाबा आपको मठ भेज देंगे, मैं चुनौती देता हूं, चुनौती देता कहने वाले लोगों को कि वो कह करके दिखावे कि मौलाना मस्जिद में रहेंगे तो पादरी मोमबत्ती वहां जलाएंगे। पहला शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश ने मौलाना अब्दुल कलाम को दिया, और उत्तर प्रदेश में जनता ने चुन दिया योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, भाजपा ने। तो हमें इस नहीं होनी चाहिए। माफ करिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा था नदियां साफ करो का सूत्रवाद देते हुए, हमें समय देंगे, हम अरविंद जी से दो टूक बात करना चाहते हैं। शुद्धता के लिए साधु और सन्यासी आए। और सुन लीजिए चंद्रेश जी, बेरोजगारी, महंगाई फैली है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए 1950 और 60 के दशक में लोहिया था कि पंडित नेहरू और कांग्रेस देश में व्याप्त बुराइयों की जननी है। गांधी का चरखा माने हर हाथ के काम को छोड़ के तुरंत मशीनीकरण किया था, उसकी देन है कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों को जहां कारखाने दूर दूर लगाए, विकेंद्रीकरण नेहरू ने किया था, वो खामियाजा भुगता। और इंदिरा जी ने 84 के पहले सत्याया था कि हमको देश के हर भूभाग का विकास करना पड़ेगा। लेकिन बाद राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव में आपने की बदनसीबी को नहीं समझा। ठीक है, चलिए अब मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूं एक एक करके। ठीक है, जरा हमें 1 मिनट समय देंगे। पहले सचिन जी से शुरुआत करता हूं मैं। ठीक है अरविंद जी, राजभर भी तो इस मांग जी ठीक है, इस चुनाव में उन्होंने पूर्वांचल राज्य गठन का मामला छोड़ दिया। चलिए ठीक है अरविंद जी, ठीक है सचिन जी जवाब दीजिए। जी
यह गड़ा बनाम जो ऐसा है- पिछड़ा है ये समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? आयुष जी, ऐसा है कि मैं लगातार जानता हूं कि अरविंद जी बहुत जानकार व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जिससे मैं बिल्कुल सरोकार नहीं रखता हूं। जैसे उन्होंने कहा, अगर ये पिछड़े की बात की, तो आपको पता होना चाहिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा और परिभाषा दोनों मैंने एक दिन आपको बताई भी थी कि समाजवादी पार्टी प्रत्येक समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहीं ऐसा बयान दिया हो, कोई ऐसी बात कही हो जिसमें आपको लग रहा हो कि इस किसी जाति या धर्म के खिलाफ कोई बात कही हो, तो आप बता सकते हैं। कहीं भी ऐसी बात उन्होंने नहीं। दूसरी बात, अभी ये गलत। दूसरी बात मैंने कहा कि आपने अभी कुछ देर पहले चल रहा था कि मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है, दिलीप जी भी कह रहे थे, तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि क्या आप बताइए, पूरे प्रदेश में और देश में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है? बताइए आप, नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई बेहताशा बढ़ रही है, और आप कह रहे मुद्दे बात नहीं हो रही है, मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहा। और क्या कहें, क्या हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे तो मुद्दा हो जाएगा? आप बताइए, क्या मंदिर और मस्जिद की बात करने लगे तो मुद्दा हो जाएगा? ये मुद्दे समाजवादी पार्टी कभी नहीं रखती है। पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास की ही बात की थी। वो बात अलग है कि जनता ने हमें नकार दिया था और दूसरे दल को मौका दिया था, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर बनेगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर बनेगी। नौजवान बहुत परेशान है, महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं, कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस समय परेशान ना हो। आप किसान से पूछिए, जिस खेत में 2 बीघा अगर खेत है, अगर 9 क्विंटल अगर उनका गेहूं निकलता था, तो आप देखिए आज 2 क्विंटल गेहूं नहीं निकलेगा उनके खेत में, क्योंकि उन्हें जानवर उनके चर लिए सब, कोई फसल, सारी फसलें बर्बाद कर दी। क्या ये परेशानी का वो बात नहीं है? क्या ये मुद्दे नहीं है? आने वाले समय में आप देखिए, लोगों को खाद नहीं मिली, किसानों को खाद नहीं मिली, लोग लाइन में लगे रहे, भूखे प्यासे लोग लगे रहे, और आप बात करते हैं मुद्दे पर चुनाव नहीं हुआ, महंगाई चुनाव हो रहा है। अनाज तो जो छुट्टा जानवर है, आवारा जानवर, वो सब चरे जा रहे हैं, इसलिए तो आप लोग का सफाया हो जाएगा। और आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, आपके पास गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए आप लोग राम मंदिर या इस तरह की चर्चाओं को बीच में लाते हैं। दीपक जी, इस पर एक रिएक्शन चाहता हूं मैं आपका। देखिए आयुष जी, जिस प्रकार से आज छुट्टे जानवरों की बात हो रही है, एक बात बताइए, क्या ये 2017 से पहले नहीं थे? ये सारे थे, ये 17 से पहले स्लॉटर हाउस में जाते थे। आज हमने ब्लॉक स्तर पे जो गौशाला बनाई है, बहुत खराब बात। अरे सचिन जी, पहले बात सुन लीजिए। आपने तो खराब बात कह दी। आपने तो बात की कि हम मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते, पर मुहर्रम तो निकलेगा, पर कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। आप केवल एक मुद्दा आपके पास बचा है दीपक जी, केवल अब आपका बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता मंच पे खड़ा होकर मंदिर मस्जिद के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा आपके पास, जबकि इन चीजों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। आपने ओवैसी जी को भी बुलाया था, उनको भी जनता ने उत्तर प्रदेश से बाहर फेंक दिया। आपको भली भांति पता है कि आपके लोग इसी उत्तर प्रदेश में एक न्यूज चैनल बताता है कि 40 लाख अपराध 17 से 22 के बीच में हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार में अपराधों की संख्या बहुत कम थी। और आप फिर भी मंचों से चिल्ला रहे हैं कानून व्यवस्था। कैसी कानून व्यवस्था? दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, गोरखपुर से लेकर कानपुर तक लोग मारे जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं दंगे की बात करते हैं आप। महिलाओं को लड़कियों को बलात्कारी लोग जिंदा जला रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में राजभवन के सामने एक निर्मम महिला अपने आप को अवस्था में, आप देखिए कि महिला अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास करती है, वो जिंदा जला लेती है अपने आप को। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं इसी उत्तर प्रदेश में। चलिए, अब आप लोग फिर से पुराने वाले ट्रैक पर जा रहे हैं भाई। अब तो चुनाव चल रहा है और आप लोग चुनाव वाले पहले ही ट्रैक पर अभी अटके हुए हैं। छठा चरण खत्म होने वाला है, 7वें के लिए वोट भी होगा। ठीक है, चलिए, हो गया। एक सेकंड, ठीक है, जैनेंद्र अरवंशी जी, ठीक है, चलिए, अरे ठीक है, बघेल जी, ठीक है, बघेल जी, शांत हो जाओ। सचिन जी, आप शांत हो जाएं। अरवंशी जी, ठीक है, अरवंशी जी, ठीक है, आयुष भाई, अरवंशी जी, हाँ। दीपक भाई ने एक बात कही, क्या छुट्टे जानवर पहले नहीं घूमते? बिल्कुल घूमते थे। मैं आपको बताता हूँ आंकड़ा।
आंकड़ा ये कहता है अगर उत्तर प्रदेश को निकाल दिया जाए और पूरे देश का एवरेज किया जाए तो 1.5% छोटे जानवरों की संख्या बढ़ी पूरे देश में, और अगर केवल उत्तर प्रदेश का आंकड़ा निकाला जाए 17% छोटे जानवरों की संख्या बढ़ी। आपको अगर ना पता हो तो जाके अपने जो मंत्रालय है उसमें पता करिएगा। एक तरफ पूरे देश में छोटे जानवर 1.5% बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 17.5% के आसपास छोटे जानवरों की संख्या बढ़ गई है। अब मैं बात करता हूं कि जो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा एमएसएमई थे, एमएसएमई मतलब जहां पर 5 से 10 लोग, 10 से 15 लोग काम करते थे, साड़ी उद्योग में, कालीन उद्योग में, या चूड़ी बनाने के उद्योग में, या अलग अलग जो भी छोटे मोटे उद्योग थे उसे एमएसएमई बोला जाता था। पहले नोटबंदी ने उसकी कमर तोड़ दी एमएसएमई की। 67% एमएसएमई तो अभी जो कोरोना काल था इसमें लगभग बंद हो गई हैं, या बंद होने की कगार पे हैं, या वो घाटे में चल रही हैं जहां पर सैलरी देने को भी नहीं है। और 33% एमएसएमई ऐसी है जो सरकार से ऋण लेके चल रही है। एमएसएमई की संख्या जो है मैं बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी एमएसएमई है उसमें से केवल 10% रजिस्टर्ड हैं और वही केवल लोन ले सकती हैं, बाकी 90% रजिस्टर्ड नहीं है, जो लोन नहीं अप्लाई कर सकती हैं। तो आप कैसे उनकी सहायता कर रहे हैं, मुझे ये समझा दीजिए। जो एमएसएमई बंद हो गई हैं उनके जो कामगार थे वो कहीं और काम करने भी गए नोटबंदी के बाद, वो फिर से कोरोना की महामारी की वजह से वापस गांव में आ गए, अपने देहात में आ गए। तो मुझे ये भी बताइए कि उन्हें आपने क्या रोजगार दिया। मनरेगा में आपके यहाँ 2 करोड़ 12 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, उसमें से केवल 2,80,000 लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है। अब मुझे बताइए, मैंने 3-4 आंकड़े आपको दे दिए, अब मुझे समझा दीजिए आपने कैसे हेल्प की उन लोगों की। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नहीं, एक सेकंड, पहले चंद्रेश जी, हाँ। हेलो चंद्रेश जी। हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.25 साल में कोई काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। यदि उत्तर प्रदेश में इन्होंने काम किए होते तो आज काम के नाम पर वोट मांग रहे होते। ये जाति, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट नहीं मांग रहे होते। हाँ, मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी ने भी इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी बयानबाजियां की हैं जो कहीं से भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये भी मैं मान सकता हूं कि इन्होंने इस चुनाव में लोहिया का गला घोटने का काम किया है। लेकिन एक बात हमें जानना पड़ेगा, यहां मैं न किसी का पक्ष लूंगा न विरोध करूंगा, इस तरह के कृत्यों की शुरुआत किसने की? अमर्यादित और लोकतांत्रिक भाषा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने किया। जब योगी आदित्यनाथ खुद ही अपने नैतिक मानदंडों का गला घोट रहे हैं तो वो विपक्ष के नेताओं से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो नैतिकता का पालन करें, यद्यपि कि हमने नैतिकता का पालन किया। इनके ही पार्टी भाजपा के समर्थित गठबंधन का एक बड़ा नेता कहता है कि तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए मैं थाना फूंक दूंगा। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मौन हो जाता है। मैं सिर्फ इसी बात का जवाब मांगूंगा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा थाना फूंकने की बात सार्वजनिक मंच से कहना नक्सलवाद है कि नहीं है, और उसका समर्थन योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, और यदि करते हैं तो मैं क्यों न मानूं कि माफिया स्टेट योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बना दिया है, क्योंकि माफिया स्टेट में थाना फूंका जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा। आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले दिलीप यशवर्धन जी, क्या लग रहा है कि 17 से 22 तक जो परिदृश्य है वो बदला है, या कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो विपक्ष में है वो इसी तरह के दावे करता है, सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता है कि वो वापसी कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें क्या आपको लगा है कि इस बार ग्राउंड में बदली हैं? नहीं आयोजित कमोबेश चीजें वही की हुई है, लेकिन हाँ 2-3 चीजें बड़ी अच्छी हैं। जैसे अभी जैनेंद्र जी कह रहे थे कि जानवरों, छुट्टा जानवरों की संख्या जो है वो 1 से 1.5% बढ़ गई है पिछले सरकार से अब की सरकार में। कितनी मतलब बढ़ गई है, चिंता की बात है, चिंता होनी चाहिए। लेकिन इससे बड़ी चिंता ये है जैनेंद्र जी और बाकी सारी पार्टी के लिए कि आपका वोटर हर बार घट जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज हर बार घट जा रहा है। नहीं, वोटिंग परसेंट नहीं घट रहा है, परसेंटेज घट रहा है, परसेंटेज घट रहा है। पिछले 5 चरणों में परसेंटेज घटा है पिछले बार से, और आज का छठा चरण भी जो है वो अभी भी पिछले बार ये तो 10 तारीख को पता चलेगा ना। ठीक है, 57% था, देखिए 3 बजे तक कभी अगर हम मान के चले तो 44% के आसपास है। कम वोटिंग हो रही है, यानी कि जनता सरकार के साथ नहीं है।
इससे हमें मतलब नहीं है सरकार के साथ विपक्ष के साथ है। सरकार के साथ जनता को नहीं वोट है, करना चाहिए। जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है, भाजपा को लाने के लिए निकले थे। अच्छा अर्कवंशी जी, अगर भाजपा को लाने के लिए अर्कवंशी जी, अगर प्रचंड बहुमत हो रहा होता तो क्या आप ये मान लेते कि सरकार बदलाव, जनता बदलाव नहीं चाहती? लोग अब वोट डालने में रुचि बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अगर प्रचंड वो बहुमत से डालने अगर भर से नहीं मान लिया बदल रहे हैं। प्रचंड बहुमत, माफ कीजिए ये मैं ये कह रहा हूँ सोचने वाली अगर मान लिया बात है प्रचंड कि वोटिंग हो रही होती 5.5 तो आप ये मान लेते कि बहुमत आ रहा है? पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल में सरकार ने ऐसा क्या किया कि लोगों को नहीं। वोट डालने में रुचि आयुष कम भाई, हो जो गई? आप कह रहे हैं, इसका प्रचंड मतलब बहुमत। कि सरकार ने अपने दायित्व का निर्वाह ये था ठीक कि से नहीं उन्होंने किया बरगलाया और पिछली लोगों बार को सरकार और में जनता को और डराया। चुनाव में इस वजह से विश्वास प्रचंड घटा है। बहुमत इसके हुआ, लिए प्रचंड जिम्मेदार वोटिंग हुई थी। सिर्फ और सिर्फ लेकिन इस बार हम एकमात्र लोगों पार्टी को है और उस समझाने में पार्टी का कामयाब नाम है हुए। भारत इस वजह से विरोधी और वोटिंग की लोकतांत्रिक हम भारतीय अपील जनता करते रहे पार्टी। कि आगे आके और ज्यादा करिए, लेकिन सरकार को बदलने के लिए जो लोग चाहते थे पिछली बार वो और निकले ही नहीं, जिसको जिनकी वजह सरकार से वो बदलना है बदलाव वो आया वोट था, डाल जो रहा डर है। गए थे लोग। जो भाजपा के समर्थक है वो भाजपा से इतने निराश है कि वो डालने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल वोट परसेंटेज नहीं घटा है। भाजपा के जो लोग पिछली बार बड़ी जोश के साथ भाजपा को वोट दिए थे वो इतने निराश हैं कि वो घर से बाहर वोट डालने ही नहीं जा रहे वो हैं। कांग्रेस तो को इस डाल रहे हैं चुनाव में वोट। भारतीय जनता वो पार्टी का कांग्रेस को सुपड़ा डाल रहे साफ हैं होने वाला चंद्रेश जी, है। वो कांग्रेस को डाल रहे हैं वोट। नहीं, कांग्रेस को ही वोट पड़ रहा है और किस वोट पड़ रहा है? मुद्दे तो पर वोट पड़ रहा है। अर्कवंशी जी या फिर अभी जाति पर सचिन जी वोट कैसे पड़ने कह रहे हैं कि गया है, सुपड़ा साफ हो गया? संप्रदाय पर वो तो कह रहे हैं वोट पड़ने 300 के गया ऊपर जा है। रहे 10 हैं। तारीख को आप देखिएगा भारतीय उत्तर जनता प्रदेश पार्टी में का वोटर कितनी नाराज बहुमत था, के साथ सरकार भारतीय जनता बनाएगी पार्टी का कांग्रेस वोटर पार्टी। नाराज था, वो घरों से बाहर नहीं निकला। वोट जो पड़ता था वो समाजवादी पार्टी का था, वो बाहर निकल आया, उसने वोट नहीं, डाल दिया। समाजवादी पार्टी को कैसे वोट मिल जाएगा भाई? तो आपको समाजवादी कैसे पता कि पार्टी बीजेपी के का वोट घर में पीठ पर बैठा है? माफियाओं और गुंडों ये को उसी तर्क से प्रोत्साहन पता देने चला का मुझे, जिस ठप्पा तर्क लगा से हुआ आपको है। ये पता चला कि जो उत्तर वोट प्रदेश करने की निकला। जनता अरे एक चंद्रेश जी, माफिया चंद्रेश जिन्होंने जी, माफिया चंद्रेश स्टेट जी, बना दिया, चंद्रेश उनसे जी, नाराज है तो चंद्रेश दूसरे जी, माफिया को समर्थन चंद्रेश जी, करेगी। आपको ये कैसे पता चला कि जो वोटर घर से बाहर नहीं निकला वो बीजेपी का ही था? ये हमें मालूम है ना। तो ये बिल्कुल हमने- वही हमने आंकलन मेरा भी है कि विश्लेषण फिर किया आप वो हम जो फील्ड वोटर में निकला वो घूमे हैं, समाजवादी पार्टी हमने का लोगों वोटर से था, बात वो किया कांग्रेस है। को कहां वोट दे रहा जा करके? आयुष जी, इस बार चंद्रेश- सुनिए, ऐसा है कि इस बार वोट मुद्दे पर पड़ रहा है तो जब मुद्दा तो मुद्दे पर समाजवादी वोट पड़ पार्टी रहा भी है, उठा तो रही है ना। मुद्दे पर चुनाव समाजवादी कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम लड़ी है बेरोजगारों को और वोट रोजगार देंगे, कांग्रेस हम को महंगाई को पड़ेगा। कम करेंगे, हम पेंशन देंगे, तमाम वादे कर रही हैं, किसानों की स्थिति को बेहतर करेंगे। तो वो वादे जो आप कर रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। जो वोट करने के लिए निकला है, जिसको आप कह रहे हैं बीजेपी का घर बैठा है, बाकी जो वोट करने निकला वो तो समाजवादी पार्टी का है। फिर लेकिन सपा और बसपा के कृत्यों को 30-32 साल में इंतजार कर उत्तर लीजिए, प्रदेश इसलिए की मैं कह रहा हूं जनता देखिए ने अभी देखा इंतजार है। करिए 10 तारीख का। अभी 10 तारीख का सरकारी सब लोग नौकरियों इंतजार में कर रहे हैं यहाँ पर, सपा क्योंकि के सब कह रहे सरकार में हैं घोटाले 300 हुए, सीट उसको तो सब भूले जीत नहीं रहे हैं, हैं। 2-4 मंजिल लोक मुझे सेवा लगता है आयोग और बनवा घोटाले देनी चाहिए। लोग भाई भूले इतने नहीं कहां हैं। बैठेंगे वो विधायक? भी उत्तर प्रदेश को दिलीप जी कुछ समाजवादी कहना चाह पार्टी रहे ने हैं, ठीक है। माफिया चलिए हम चंद्र जी माफियाओं फिर को देखेंगे, यहाँ अभी पर 10 अड्डा तारीख को हम बना लोग फिर दिया, जुड़ेंगे। यहाँ गैंग तैयार कर दिया। तो ये सब मुद्दे हैं। ठीक है, सपा को कहीं से ठीक है। वोट मतलब नहीं पड़ अभी रहा इस है। बार जो वोट वोटर जिसको निकला, पड़ना है उसी इस को बार पड़ जो रहा है। वोटर निकला वो कांग्रेस पार्टी का था, मैं समझ गया। ठीक है दिलीप जी। आयुष जी, चंद्रेश जी तो अभी किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं, सरकार बन जाएगी तो बिल्कुल ही नहीं बोलने देंगे ये। चंद्रेश जी, अगर सरकार से वोटर खपा है और वोट देने नहीं निकल रहा है तो वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ने का ये भी मतलब है कि वो आपसे भी आकर्षित नहीं है, विपक्ष से भी आकर्षित नहीं है, वरना बढ़ जाती वोटिंग परसेंटेज। जब सत्ता परिवर्तन पिछली बार हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, उसका ये मतलब था कि आदमी सत्ता से नाराज था और भाजपा विपक्ष में थी, उससे खुश होकर के वोट देने गया था। इस बार अगर सत्ता से नाराज है लेकिन विपक्ष से खुश नहीं है और जो भी वोटिंग परसेंटेज 40 से 45% का नहीं होता है, इसको निकालना आप सारी राजनीतिक पार्टियों का संवैधानिक धर्म है। लेकिन आप ये जागरूकता कभी नहीं फैलाते कि भैया वोट देने जरूर जाओ और नेता नहीं पसंद आता है तो नोटा पे बटन दबाओ। नोटा के बारे में आप लोग कभी नहीं बताते हैं जनता को कि बहुत बड़ी ताकत ये भी है। ये कोई एजुकेट करता है आपकी पार्टी में? ये एजुकेट करना भी आपका ही धर्म है। जब आप सरकार बना लेते हैं तो आप जनता से कहते हैं कि इस देश के हर नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। दिलीप जी, ये कर्तव्य सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये कर्तव्य आपका भी है, आपका भी है। नहीं, सिर्फ राजनीतिक सारे पार्टियों का पहले कर्तव्यों है। को हमारे ऊपर नहीं थोपा जा सकता। हर व्यक्ति जो समाज में प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में कर रहा हो, आप कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी भूमिका है। तो आपकी है ना चंद्रेश जी, बड़ी भूमिका तो आपकी है। जनप्रतिनिधि पॉलिटिकल आप हैं, पार्टीज सत्ता आप आप हैं, संभालने वोट जा आप रहे हैं। मांग रहे हैं, देखिए, जनता ऐसा आपको है, वोट कर रही है, इसलिए कोई अपनी भी भूमिका में कम से कम ये तो राजनीतिक करें दल, और सर, वोट सर, करने के लिए लोगों कोई को भी प्रेरित करें कि निकले राजनीतिक बाहर। दल जो चुनाव में सक्रिय सहभागिता निभा रही है वो नोटा के लिए प्रोत्साहन नहीं करेगी। वो ये कहेगी कि सरकार की ये कमियां हैं,
हमारे हाँ ये मुद्दे हैं, आप हमें सरकार में भेजिए। अरे नोटा चंद्रेश जी, पर दबाने के लिए प्रोत्साहन करना आपका चंद्रेश जी, कार्य है, सामाजिक चंद्रेश जो जी, संगठन है उनका काम है, चंद्रेश जी, शिक्षकों का चलिए, काम चंद्रेश जी है, अभी सुन लीजिए। मीडिया का काम है। चलिए चंद्रेश जी, एक मीडिया सवाल का ठीक है, हम जवाब लोग तो और अपना दे काम दीजिए। कर ही रहे हैं। हाँ चंदेश जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जब आप सत्ता में जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो आप एक शपथ लेते हैं। वो शपथ पता है आपको? वो शपथ संविधान में दी हुई है, शेड्यूल 3 में दी हुई है। वो शपथ आपको याद नहीं होगी, मैं एक लाइन उसकी आपको याद दिला देता हूँ कि आपका विधायक और मंत्री और सांसद ये कसम खाता है कि मैं भारत के संविधान के के हिसाब से इस देश की जनता की सेवा करूंगा। अब जरा ये बताइए, कितने नेता संविधान पढ़ के आते हैं जो उसके अनुसार सेवा करते हैं? बातें अलग की हो गई। ये बहुत बड़ी कमी है इस देश के जनतंत्र की। इस बात को मैं बहुत सीरियसली कहता हूं। चलिए दीपक जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ सबकी शिकायत आपसे यही है कि आपने जो वादे किए उनमें से कुछ पूरा किया नहीं, और इस बार आप कह रहे हैं कि आप फिर आने वाले हैं, जबकि आप उन बातों को गिना भी नहीं पा रहे कि आपने किया क्या है। कम से कम पूर्वांचल के लिए बता दीजिए, पूर्वांचल के लिए, उसकी बेहतरी के लिए आप भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? देखिए आयुष जी, मैं लगातार उसी बात पर विमर्श और चर्चा कर रहा हूँ। चंद्रेश जी जब से बोले जा रहे हैं, इनके इतना तो उनके पास विधायक नहीं, उससे ज्यादा समय तो उन्होंने टीवी पर ले लिया। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार और ज्यादा समय विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि इनको आवश्यकता भी ज्यादा है। परंतु ये अपने रायबरेली और अमेठी जैसे गढ़ को भी नहीं बचा पाए। लड़का था, आया था लड़ने के लिए, पर लड़ नहीं पाया, हार गया, चला गया। अब लड़की को भेजा। इनका केवल और केवल महिलाओं के प्रति एक एजेंडा है। इस तरह की फर्जी बयानों के पास और आपके पास बयान है। आप बताओ ना दीपक बघेल जी कि आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है, कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। आपकी हालत खराब कर दी है उस लड़की ने जिसे आप लड़की कह रहे हैं, और भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति आपको सम्मान रखना चाहिए। चलिए ठीक है, अब चंद्रेश जी भाई सुनते तो हैं कम से कम, अब हम सुन तो ले कि कम से कम पूर्वांचल में क्या हुआ है। आसान है, बदतमीजी करना बहुत आसान है। आप हिंसक बात कर रहे हो, लड़का आया, लड़की आए, ये क्या बयान का मतलब है? आप बताओ आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? बीजेपी हमेशा से महिला विरोधी रही है। माफिया स्टेट बना आप दिया। भाजपा के प्रवक्ता हैं तो महिलाओं के खिलाफ तो बोलेंगे ही। दीपक जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनकी तो हमेशा से महिलाओं के खिलाफ प्रतिक्रियाएं रही हैं। चलिए अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब आप देख रहे हैं कि मतदान भी लगातार चल रहा है, और मतदान के बीच में अब 7वें चरण के अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार है चल रहा है, जो पार्टियां दावे कर रही हैं, उसके लिए अब जनता किसके पक्ष में वोट करती है, इसके लिए 10 तारीख तक का इंतजार करिए। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।